तो हेलो नमस्कार मैं प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 हिस्ट्री लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद लघु उत्तरीय प्रश्न। एक ऐसे सवाल, एक ऐसा विषय जिससे अधिकांश बच्चे घबराते, घबराना नहीं, क्योंकि इसमें हम तकरीबन 24 से 25 ऐसे सवाल करेंगे जो वैसे सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू छपेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बोलो राधे राधे। पहला सवाल, राष्ट्रवाद क्या है। ऐसे समझिए बड़े कि सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। अगर हम नॉर्मली आपसे पूछे कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि सर देश के प्रति जो सोच होती है, देश के प्रति जो आस्था होती है, या देश के प्रति जो लगाव होता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही टॉपिक हमारा कहलाता है राष्ट्रवाद। ठीक, इसमें आप इतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं दूसरे अर्थों में। देखिए यहां से बोला कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो ये जो यहां से यहां तक ये जो लाइन है, कौन सा लाइन, ये, ठीक है, कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है यहां से यहां तक। तो अधिकांश जगहों पे यही आंसर ज्यादा लिखा जाता है। तो अगर आप लिखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि यही वाले आंसर को लिखे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। क्वेश्चन पर ध्यान से देखिए। अब देखिए ये वैसे सभी सवाल है जो सभी सवाल कभी ना कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो बोले कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दी। यूरोप में जब राष्ट्रीयता का प्रचार हो रहा था ना, तो उसमें जो राजनीति थी या जो राज्य क्रांति थी वो पहले निश्चित लोगों तक हुआ करते थे। लेकिन बाद में जब अभिजात वर्ग आते हैं तो उन्होंने राजनीति को एक हवा बना दिया। मतलब कोई भी व्यक्ति राजनीति में शामिल हो सकता था, आपको किसी विशेष जाति, धर्म या कास्ट के अंदर जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, पर यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। याद रखिएगा कि यूरोप में अगर किसी नवयुग का संचार का सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है तो वो दिया जाता है नेपोलियन को। बोले नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर नेपोलियन ने क्या किया, ध्यान दीजिए। बोले कि नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। ठीक है, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन ने क्या किया कि जर्मनी और इटली के जो राज्य थे उनको भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया कि ये अब अलग नाम से जाने जाएंगे, या इनका जो एक विस्तार होगा, इनका एक अपना विस्तार होगा, इन्हें किसी अन्य नाम से जानकारी नहीं ली जाएगी। मतलब एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर उन्हें घोषित किया गया। बोले कि दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति विक्षोभ भी जगा। ठीक है, दूसरा सवाल, तीसरा, याद रखिएगा ये एक ऐसा वीडियो है आपका, ठीक है, जिसमें आपका लघु और प्लस दीर्घ दोनों क्लियर होगा। मतलब एक बार में 25 सवाल के अंदर आपका लेसन 1 फिनिश। तीसरा सवाल, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, बोले कि 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। अब फ्रांस में क्या होगा, फ्रांस में जो यहाँ से पहले राजतंत्र हुआ करता था वो राजतंत्र खत्म हो गया, संवैधानिक गणतंत्र बन गया। मतलब लोग अब अपना इलेक्शन खुद करने लगे, लोग अपना चुनाव खुद करने लगे। बड़े की इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। ठीक है, तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ा। आप एक काम कीजिएगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा तथा साथ में हर किसी का क्वेश्चन आंसर करते जाइएगा, जिससे बेहतर क्या होगा कि आप एक बेहतर सीख पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन बोले कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी के कारण क्या थे। ये जितने भी सवाल, ये सब सवाल किस तौर पे आप पूछे जाएंगे, ये सभी सवाल आपके दीर्घ है। तो बोला कि 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो इस तरह के टॉपिक को जरूर लिखिएगा कि उसने कौन सी नीति अपनाई थी। उसने नीति अपनाई थी स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। ठीक है, बोले कि 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक, प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था, गीजो को, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरोध था। गीजो एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो ये मानता था कि लोगों में लोकतंत्र होना ही नहीं चाहिए, जैसे राजतंत्र चलता रहा है या जैसे लोगों के मन में राजा का भय था वो होना चाहिए। ठीक, फिलिप के पास
कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक थी। ये समझिए, जिसके प्रधानमंत्री को इस चीज से इंटरेस्ट नहीं है कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए, तो वो उस स्थिति में आप सोच के देखिए कि क्या देश में सच में कोई ऐसा व्यवस्था रही होगी जहां पे जनता की बातों को सुना जाता होगा या जहां पे जनता की बातों का समर्थन किया जाता होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थ्रियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी। अंततः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इसमें पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अंततः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 से इसकी क्रांति आरंभ हो गई। मतलब यहाँ पे आप राजा के खिलाफ जा नहीं सकते थे। अगर आप राजा के खिलाफ जाते हैं तो रोटी की जगह पे आपको गोली मिलती जाएगी। ठीक है, ये स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। बोले कि 1830 और 1848 की क्रांति की सामान्य विशेषता क्या थी। ठीक है, पहला, सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति चाहते थे। जितने भी क्रांतिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि देश के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रियावादी या कोई निरंकुश शासन हो जहां पे लोगों की बातों को नहीं सुना जाता। दूसरा, वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वे चाहते थे कि देश के अंदर कम से कम गणतंत्र हो या लोकतंत्र हो जहां लोग अपनी आवाजों को उठा सके। तीसरा, वे वैधानिक शासन की मांग करते थे। वैधानिक शासन मतलब जहां पे जनता का समर्थन हो, जहां पे वैध हो, जहां पे जनता निर्णय ले सके, जनता निर्णय के विरुद्ध जा सके, जनता निर्णय के पक्ष में वोटिंग कर सके। चौथा, दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था। वो चाहते थे कि आप हमें स्वतंत्र करें, आप हमें आजाद करें, हमें आपके चंगुल में नहीं रहना, ये हमें एक स्वतंत्र ऐसा देश बनाना है जहां पे गणतंत्र हो, जहां पे लोकतंत्र हो, जहां पे राजतंत्र का कोई नामो निशान नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, बिस्मार्क के कार्यों की चर्चा करें। और ये जो सवाल है, ठीक है, ये लघु अगर हम बात करें, ठीक है, बिस्मार्क, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये जो है ये आपका लघु और दीर्घ, ठीक है, दोनों में पूछे जाते। तो चलिए पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहला, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे। ठीक, ये पॉइंट लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या करें, ध्यान से देखिए। उसके बाद करें कि फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया। वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी। उसके बाद बोले कि 1862 में वो प्रस्ता का चांसलर बना। यहाँ पे चांसलर मतलब होता है पीएम, मतलब वो प्रस्ता का प्रधानमंत्री बना। उसके बाद सर्वप्रथम बिस्मार्क ने प्रस्ता की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, ऑस्ट्रिया 1866 क्या सेडोवा का युद्ध हुआ था, तथा फ्रांस 1870 सिद्धांत का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। याद रखिएगा कि बिस्मार्क ने कौन कौन सा युद्ध किया था। तो 1864 में उसने युद्ध करके डेनमार्क को जीता, 1866 में सेडेवा का युद्ध करके ऑस्ट्रिया को जीता, तथा 1870 में सिडार का युद्ध करके फ्रांस को जीता। और उसके बाद जाके जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है 3 क्षेत्रों को मिला के। कौन कौन सा, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा। बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और वीडियो में अगर कोई खामी भी दिख रही हो तो एक बार मुझे वीडियो में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नंबर 7, लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। ये आपका जो सवाल था ये आपका लघु सवाल था। बोले कि लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था। ठीक है, मतलब वो चाहता था कि इस नीति के अनुसार जो पूरे जर्मनी का जो सैन्य शक्ति समर्थन था उसको एक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, मेटरनिक कौन था, यूरोपीय इतिहास में क्यों विख्यात है। देखिए, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री। उसके बाद बोले घोर प्रतिक्रियावादी, क्रांति की संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। याद रखिए, मेटरनिक है वही उसी तरह से है जिस तरह से एक और शासक हमने पढ़ा था कि वो किसी भी तरह के कोई भी सुधार नहीं चाहते थे। उसके बाद उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। अपने इस व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात है। मतलब नहीं होता काम ऐसा करो, या तो अच्छा काम करो या तो बुरा काम करो, कि पूरे इतिहास तुम्हें याद करो। शायद मेटरनिक भाई ने इस चीज को बहुत ज्यादा पर्सनली ले लिया था। मुझे कहा कि अच्छा काम करने से किसका भला हुआ, चलो बुरा काम करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन के हिसाब से शासन व्यवस्था करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेटरनिक युग क्या है। ठीक है,
तो बोल रहे कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मेटरनिक युग के पहले किसका युग था, तो वो था नेपोलियन का युग। नेपोलियन की मृत्यु के साथ ही मेटरनिक युग की समाप्ति नेपोलियन युग की समाप्ति हो जाती है और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है, तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र के विरोधी। तो वो चाहता ही नहीं था ये भैया कि देश में किसी तरह का राष्ट्रता ही गणतंत्र नहीं होता, एकदम नहीं चाहता था, बोर हो गया था। अब उसको शौक था शुरू से राजतंत्र को, उसको शौक था शोर शराबा नशा शराब इन सब का, तो क्यों करेगा, ठीक है। बल्कि 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो जाती है। अब कितनी भी ताकतवर हो, ये एक समय ऐसा है जब आपको ध्वस्त होना पड़ेगा, जब आपको गिरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन लाइन महासंघ की स्थापना किसने की, तो नेपोलियन ने, ठीक, इतना याद रखिए। इसमें हमने कुछ आपको ऑब्जेक्टिव बेस के भी सवाल दिए हैं। 11 नंबर, जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ, तो रीजन समझिए। बोले 1815 से 48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। औद्योगिकरण मतलब अब लोग थोड़ा बिजनेस लाइन की तरफ जाने लगे, अब थोड़ा नया नया मशीन की तरफ जाने लगे। अब लोग हाथ के बने हथकरघों को छोड़कर नए नए मशीनरी की तरफ ज्यादा उपयोग करने लगे। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइन का प्रसार हुआ, ठीक। 1834 में प्रशा की पहल पर ज्वालेराइन शुल्क संघ की स्थापना की गई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण हुआ। लेकिन जर्मनी जानता था कि राजनीतिक एकीकरण से पहले हमें आर्थिक एकीकरण जरूरी है। इस कारण से उसने छोटे मोटे जितने भी व्यापारी थे सब एक जगह जोड़ा, उनको जोड़ते गया एक संघ बनाया गया जिसको नाम दिया गया जालवेरिन शुल्क संघ की स्थापना, ठीक। ये आपसे सवाल पूछा जाता है या आप में से एक बच्ची ने पूछा कि सर जालवेरिन क्या थी। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी जिसमें इस चीज पर ध्यान दिया गया था कि कैसे किसी भी करके जर्मनी को राजनीतिक तौर के अलावा भी आर्थिक तौर से और मजबूत बनाया जाए। कब बना था, 1834 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। जर्मनी के अंदर 300 छोटे बड़े राज्य थे जो हर किसी का बात विचार अलग था, हर किसी का तर्क वितर्क अलग था, जो एक दूसरे से मैच नहीं खाते थे। दूसरा, इन राज्यों में व्यापक राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक क्षमता थी। मतलब हर जितने भी 300 छोटे बड़े राज्य थे, हर किसी का मन अलग था, कोई अलग सोचता था, कोई अलग सोचता था। इस कारण से शासन व्यवस्था को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी। मतलब कोई भी, सबको लगता था ना कि जो 300 छोटे बड़े राज्य, उनको लगता था कि हम एक अपने देश है, हमको जर्मनी की जरूरत ही नहीं, और यहीं से राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होती गई और धीरे धीरे जर्मनी कमजोर होने लगा। देखिए जैसे जैसे आप कमजोर होइएगा, दुश्मन देश आपकी तरफ आने शुरू होंगे। अब यहाँ से ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप करना शुरू किया और जैसे जैसे ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करना शुरू करता है वैसे वैसे जर्मनी कमजोर होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद अंत में आपका आता है मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, मतलब जिसपे आप अगर उसकी बात को नहीं मानते तो सीधा आपको एक राय दिया जाएगा जिसका नाम था मौत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इटली के एकीकरण में काउंट कवर्ड की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काउंट कवर्ड का संक्षिप्त तुरंत। ये आपका जो सवाल है, ये आपका सवाल दीर्घ का है, ठीक है। चलिए आंसर समझिए। ठीक है, बोल रहा है कि काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वो सार्डिनिया के राजा विक्टर एमेनुएल का मंत्री और 1852 में प्रधानमंत्री बना, ठीक है। बड़े उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। समझिए कि जब वो सैनिक भी था तभी वो लगा हुआ था कि कैसे स्थिति करके नहीं होता सार्डिनिया की स्थिति में सुधार किया जाए। और पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण पर प्रश्न उठा दिया। जब पेरिस शांति सम्मेलन चल रहा था तो उसने सवाल उठाया कि इटली के एकीकरण कैसे नहीं हो सकता या किन किन परिस्थितियों में इटली के एकीकरण किया जा सकता है। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, गैरिबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी, ठीक है। ये भी आपका जो सवाल आता है ये आपका दीर्घ का सवाल है। देखिए बोले कि इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया, ठीक। इस युद्ध की नीति में विश्वास करता था, वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। हो रहा है कि इसकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज पर भी आक्रमण करना चाहता था परंतु काउंट कवर्ड ने इसकी अनुमति नहीं दी। यह सवाल पूछा जाता है कि गैरिबाल्डी जब पोप के राज्य पर हमला करने वाला था तो गैरिबाल्डी से कौन मिला जिसने गैरिबाल्डी को आक्रमण करने से मना कर दिया, तो वो आंसर होगा काउंट कवर्ड। अब इसमें अगर एक सवाल है कि गैरिबाल्डी कौन था, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्वेश्चन नंबर 15, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ, इंग्लैंड में।
अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया? बोले कि फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या दी। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। तो इसका सिंपल सी बड़ी आंसर हो जाएगा, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। लग रहा है कि हमारे जो एडिटर है नोट्स बनाने वाले वो कुछ ज्यादा ही सोच समझ कर नोट्स बना रहे हैं। वियना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो बड़े वियना कांग्रेस में 1815 तक फ्रांस में बूढ़े राजवंश ने, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया, माफ चाहेंगे, ब्रूवर राजवंश, ब्रूवर राजवंश की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोशुत के योगदान का वर्णन करें। देखिए सवाल आता तो नहीं है लेकिन अब आ गया है तो लिख पढ़ लेते हैं। लेकिन हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व तो कोशुत तथा फ्रांसीसी डिक ने किया। कोशुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था, उसने वर्गहीन समाज के विचारों से जनता को परिचित कराया जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए अब ऐसे समाज के अंदर आप बात कर रहे हैं जिस समाज में लोगों के हित के बारे में बात करना ही माना था और आपकी थॉट थी कि आप उस समाज के लोगों को एक आईना दिखाएंगे, उस समाज के लोगों को बदलेंगे। अंत में क्या हुआ, इनके ऊपर ही प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्योंकि कोशुत ऑस्ट्रियाई अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। क्वेश्चन ने कहा कि नहीं, ऑस्ट्रियाई के अंदर जिस भी तरह का ये विरोध प्रदर्शन होता है या जब लोगों के साथ नाइंसाफी होती है, अब इसको बंद कीजिए और यहाँ की व्यवस्था बदहाल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रांसीसी क्रांति ने सामूहिक पतन को भावटन के, इसको छोड़ दीजिए, ये सवाल कभी पूछे नहीं गए, ये हमारे एडिटर साहब ने थोड़ा सा ज्यादा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी लिख सकते हैं। वियना कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? बोला कि वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास करना। नेपोलियन ने सोचा कि जो राज्य हार चुके हैं क्यों ना उनको फिर से बहाल कराया जाए, और जब वो राज्य फिर से बहाल होंगे तो एक हंसता फुसता एक और राज्य बढ़ जाए। बोला कि फ्रांस और स्पेन में बूढ़े नहीं है, तो ब्रूवर राजवंश है, ये याद रखिएगा, इसको ब्रूवर राजवंश कहा गया था। ब्रूवर राजवंश को फिर स्थापित किया गया। बोला कि फ्रांस में लुई 18वें को राजगद्दी सौंप दी गई। इटली में ऑस्ट्रिया राजा परिवार को सत्ता सौंपी गई। ठीक, नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। नेपोलियन जब थे तो नेपोलियन ने 39 जो राज्य थे उसके ऊपर जर्मन महासंघ को बनाया था जो उसको कंट्रोल करते थे। तो नए राज्य बनने के बाद भी नेपोलियन द्वारा लागू किए गए 39 जो राज्यों के महासंघ की कानून थे उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। वही बोले कि इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इटली एक जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ये भी जो आपका सवाल था, ये भी सवाल आपका दीर्घ का था। ठीक है, तो बोल रहे कि इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। सब डेट याद रखते चलिएगा। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। इन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया। ठीक है, जब आंदोलन होता है तो एक नया नेता निकलता है और नया नेता ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं व्यक्ति के कंधे पे बंदूक रख के चला भी दिया जाए, इंसान बदनाम का बदनाम भी नहीं होगा, नाम का नाम भी हो जाएगा। उसके बाद बोले कि जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून काशवाद का आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। ऑस्ट्रेलिया चाहता नहीं था कि दोनों देश कभी एक साथ आपस में जुड़े। नेक्स्ट सवाल, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? ये भी आपका ये लघु या कभी कभी दीर्घ इन दोनों में पूछे जाते हैं। राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ विशेष को अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। एक ऐसे व्यक्ति को चांसलर नियुक्त किया जो राष्ट्रवादी था, कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, बोले कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा प्रशा की स्थिति को मजबूत किया। इससे सैनिक शक्ति मजबूत हुई। प्रशा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। ये सब टॉपिक थे जिसने जर्मनी के लिए एकीकरण के मार्ग को क्या किया, प्रशस्त किया। ठीक है, तो मेन जो हमारा सवाल था वो हो चुका था। प्लीज आप एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा या नेक्स्ट पार्ट आपको क्या क्या चाहिए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं कल के नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।